ले जी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें कुछ बातें मैंने पिछले लेक्चर में कर दी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रिगार्डिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन के जो रैंडम फर्टिलाइजेशन है उसके नतीजे में क्या होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जी, लास्ट लेक्चर में मुझे एकदम याद आया, काफी यूजफुल बातें हमारी हुई थी। और उसमें खास तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और जो जेनेटिक लिंकेज होती है, जीन लिंकेज होती है, उसके नतीजे में जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी राह में काफी रुकावट आती है, जिसमें फिर मैंने आपको ये क्रोमोसोम बनाकर दिखाए थे। और मैंने कहा था कि अगर दो जीन्स जो हैं वो क्रॉस हो जाते, 3 जीन्स क्रॉस होते हैं और नीचे वाला सेगमेंट जो क्रॉस होता है उसके अंदर तीसरा जीन इन्वॉल्व होता है, तो वो एक जीन एक दफा क्रॉस ओवर होके वापस आ जाया करता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि हम 3 चीजों का गैस बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली चीज जिसका हम गैस नहीं कर सकते वो ये है कि हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस वक्त और किस लेवल की होगी और कौन सा जो है, कौन से 2 सेल्स के दरमियान में फर्टिलाइजेशन होगी। दूसरी चीज जो हमने कहा था वो ये था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इतनी रैंडम होती है कि हम ये एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली जो कौन से जीन्स जो हैं वो अगली नस्ल में जाने वाले हैं। और तीसरी चीज हमने ये कही थी कि इवन जो सेपरेशन होती है सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम की, या जो आप कह लीजिए कि वो जो जब कोहेसिन से वो अलहदा होते हैं, तो वो जो सेपरेशन होती है वो भी टोटल रैंडम होती है। तो इसी वजह से आप ये कहते हैं कि ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। आज के हवाले से जो एक इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर की है बेटा वो ये है कि जब एक गैमीट जो है वो अपने कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करता है, क्रॉसिंग ओवर के कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करता है एक गैमीट, तो उसका फॉर्मूला क्या, उसके गैमीट्स कितने बन जाएंगे उसका फॉर्मूला क्या है? यहां पर उसका फॉर्मूला बताया गया, ये देखिए। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन व्हेन क्रोमोसोम्स सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस इज 2 raised to power n, where n is haploid number of organism। अब बेसिकली वो क्या बताना चाह रहा है? वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए और क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद जो है वो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, कुछ नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम लेफ्ट पर जाएगा, कुछ नहीं पता कौन सा क्रोमोसोम राइट पर जाएगा, तो इतनी रैंडम क्रॉसिंग ओवर और इतनी रैंडम असॉर्टमेंट के बाद आपका जो होता है कि आप जब बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे अल्टीमेटली गैमीट्स में, तो वो 2 raised to power n फॉर्मूला है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट को। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेट कितने हैं उस पे वो डिपेंड करेगा। वो ये आपको बताएगा कि जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं किसके बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद गैमीट में जो जीन्स के कॉम्बिनेशन हैं वो कितने बनेंगे। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि गैमीट्स जो है वो कितनी वैरायटी के बन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 200 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। अब वो जो 200 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं उनमें से कोई से भी 2 स्पर्म जेनेटिकली एक दूसरे से सेम नहीं होते, ठीक है। ये भी बात लास्ट टाइम आई थी। तो वो यही बात बेसिकली करना चाह रहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर और आफ्टर असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एनाफेज के बाद या टीलोफेज के बाद, क्रोमोसोम जब एक दफा असॉर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो गैमीट्स में जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो 2 raised to power n है। और n मींस हैप्लॉइड नंबर ऑफ हैप्लॉइड जो है वो क्रोमोसोम। तो 2 raised to power n अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ह्यूमन कितने ज्यादा गैमीट्स के कॉम्बिनेशन बना सकता है। आप कुछ नहीं गैस कर सकते कि ह्यूमन कितने नंबर ऑफ इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो अगली नस्ल में ये कॉम्बिनेशन आएंगे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसका स्किन कलर भी होगा, उसका आई कलर भी होगा, उसकी एक खास हाइट भी होगी, उसके जो है वो नोज का डिजाइन, नोज होगी लेकिन डिजाइन आप नहीं बता सकते। फिर इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो हाइट कितनी होगी ये भी नहीं आप बता सकते, हाइट जरूर होगी। उसका हार्ट भी होगा लेकिन उसका बीटिंग रेट क्या होगा वो नहीं आप बता सकते। ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा ये भी नहीं आप बता सकते। यानी आप जनरल कैरेक्टर्स तो बता सकते हैं लेकिन उसके अंदर क्या वैरायटी आएगी ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कॉम्बिनेशंस इस तरह से बनते हैं कि अगर सारे एग्स बनते होते, ठीक है, अगर सारे जो है वो एग्स की बात कर लें तो आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल प्रोबेबल नंबर
कि जिसमें से जो है वो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये वैरायटी भी आ सकती है, ये वैरायटी भी आ सकती है, ये वैरायटी भी आ सकती है। टोटल प्रोबेबल नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर अपकमिंग फर्टिलाइजेशन, यानी जैसे फर्ज कर लीजिए दो ऑर्गेनिजम्स ने फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, अब टोटल प्रोबेबल नंबर ऑफ गैमीट्स टू फर्टिलाइज, के वो जो गैमीट्स हैं वो जो फर्टिलाइज होने वाले हैं उसमें जो गैमीट्स का प्रोबेबल नंबर होगा वो कितना बनता है 2⁻23 ह्यूमन का। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हैं कि जी इसके अंदर 2⁻23 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब 2⁻23 कितना बनता है जरा ये भी पढ़ लीजिए। 2⁻23 बेटा यहां पर बनता है टोटल 8.4 मिलियन। 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। किस वजह से? नंबर वन, मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, वो जो 3 मैंने आपको लेक्चर के शुरू में रीजंस बताई हैं, उन रीजंस की वजह से जो कॉम्बिनेशन है वो इतने ज्यादा पॉसिबल हैं, और इस पॉसिबिलिटी की वजह से एक फिनोमिना निकल के आता है। ये जो 8.4 मिलियन आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इतनी वैरायटी की वजह से एक फिनोमिना प्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हैं एवोल्यूशन। ये जो टोटल बात है इसमें जो हमें पता ये लगता है कि मियोसिस का फायदा क्या है। अब जरा एक दफा हॉट सेट, जैसे आप कहते हैं कि अनियन है आपके पास, ठीक है, अब अनियन जो है उसके अंदर टोटल जो है 48 क्रोमोसोम है, एज्यूम कर लीजिए 48 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अनियन जो है उसके बारे में आपको पता है कि वो क्या करती है, वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस करती है, ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस करती है और मियोसिस करती है। अब आप ये नहीं गैस कर सकते कि आगे जितने स्पोर बने, आप एज्यूम करें ना, आप बाकी तमाम बातें छोड़ दें, आप एज्यूम करें कि वो एक स्पोरोफाइट कितने स्पोर बना रही है। जो स्पोर बन रहे हैं उनके स्पोर्स के तमाम जितने स्पोर्स बन रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन की आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनियन का हैप्लॉइड सेट क्या बनेगा, अनियन का हैप्लॉइड सेट बनेगा 24, और आप 2⁻24 अगर करते हैं तो ये ह्यूमन से भी ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि गैमीट्स की प्रोबेबिलिटी के आगे कौन सी नस्ल प्रोड्यूस होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मियोसिस जो है, यहां आपको एक बात मैं बताऊं, बल्कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये जो होते हैं आपके क्रॉसिंग ओवर होती है ना, इसका एवोल्यूशन में इतना ज्यादा रोल नहीं होता। देखिए क्रॉसिंग ओवर, अगर एक पॉपुलेशन कंसिडर करें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो आमतौर पर बच्चों को नहीं आता होता, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ही नतीजा हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल भी है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स कंसिडर कर लें, एक पॉपुलेशन में खास तरह के लोग हैं जो अपनी पॉपुलेशन से बाहर जो है वो नहीं जा रहे, अब उन्हीं के अंदर जीन्स घूमे जा रहे हैं, जितनी मर्जी वेरिएशन हो जाए, आखिर कितनी वेरिएशन हो जाए, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, ये इतना बहुत ज्यादा एवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन जो प्रोपोर्शन है बाकी फैक्टर्स की एवोल्यूशन लाने में, वो क्रॉसिंग ओवर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको मैं हार्डी-वाइनबर्ग, आप में से किसी को याद है हार्डी-वाइनबर्ग के जो 5 एक्सेप्शंस थी वो कौन कौन सी थी, जरा मुझे बताएंगे वो 5 एक्सेप्शंस कौन सी हैं? हार्डी-वाइनबर्ग ने क्या कहा था कि जो P+Q² है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस ये 5 जो रिक्वायरमेंट्स है ये मीट हो जाए। कौन कौन सी? सर एक तो ये माइग्रेशन ना हो इसके अंदर, और ब्रीडिंग आउट ऑफ ना हो उनके अंदर, जीन फ्लो था, इनब्रीडिंग था, म्यूटेशन था, नेचुरल सिलेक्शन था, और एक और फैक्टर था जो अभी मैं नहीं बता सक रहा। उनमें जो मैं आपको बात यहां पर करना चाह रहा हूं वो ये है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्यों नहीं है क्रॉसिंग ओवर? इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो एवोल्यूशन को इतना ज्यादा कभी भी, वो ज्यादा से ज्यादा उसी नस्ल का डिजाइन कुछ नया कर देगी, बस इससे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं कर सकती। तो उसी नस्ल में तो जरूर आएगी एवोल्यूशन, हाँ आ सकती है, किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, अपने आबा व अजदाद से थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन
जैसे हम कहते हैं ना कि अब इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन की हमने बात की, हमारे अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर आ सकता है जो हमारे परदादा में और हमें पता ही ना हो कि यार ये कैरेक्टर इसमें कहां से आ गया। फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज आ गई है हमारे अंदर, अब वो जो डिजीज है वो हमारे वालदैन में भी नहीं है, उनके वालदैन में भी नहीं है, और उनके वालदैन में भी नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई डिजीज बहुत ऊपर की सीढ़ी से एकदम आपके क्रोमोसोम में अपीयर हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बनाई है उसमें ऐसा हो सकता है कि वो क्रोमोसोम या वो जीन आपके पास आ चुका हो। ठीक है, कुछ जीन्स होते हैं बड़े रेयर होते हैं, वो जीन्स आमतौर पे अपीयर नहीं होते, लेकिन अगर वो अपीयर हो जाएं तो फिर वो डिजीज कॉज करते हैं। तो इस लिहाज से जब आप बात करते हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो एवोल्यूशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर अपने ही वालदैन की वजह से वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है और वो पूरी पॉपुलेशन में फैल रही है। लेकिन जो एवोल्यूशन को कॉज करने वाले फैक्टर हैं वो वही 5 हैं जो हार्डी वाइनबर्ग ने बताए। क्रॉसिंग ओवर उसमें इसीलिए शामिल नहीं है क्योंकि वो जितना मर्जी चेंज ले आए वो चेंज नहीं ला सकती। गौर से सुनिएगा, वो चेंज नहीं लगती जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन दूसरे में कन्वर्ट हो, यानी मैक्रो एवोल्यूशन हो। एक पॉपुलेशन कह रहा हूं, एक स्पीशीज दूसरे में कन्वर्ट हो, ये मैक्रो एवोल्यूशन नहीं ला सकती, ये याद रखिए। थोड़ा बहुत चेंज आना फला, लेकिन अब आप यूं देखिए कि म्यूटेशन नहीं होती, इनब्रीडिंग नहीं होती, इनब्रीडिंग होती रहती है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती। अब वो जितने लोग हैं वो साल हर साल भी, मिलियन साल के बाद भी वही कैरेक्टर्स शो करेंगे जो उनके आबाओ अजदाद में था। क्यों? म्यूटेशन नहीं आई, चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है वही जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर ब्लेंड हुए जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। तो बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर है वो एवोल्यूशन में उतना रोल प्ले कर ही नहीं सकती जितना बाकी फैक्टर्स करते हैं। क्या आपको कोई सवाल है तो बताइए। अब यहां पर मैं एक और बात एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो क्या है कि आप में से बहुत से लोगों को यह बताया गया होगा कि जो एवोल्यूशन है वो उसकी वजह से होती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। ये आप में से बहुत से लोगों को बताया गया होगा। एवोल्यूशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जी सर, हाँ जी बिल्कुल, क्रॉसिंग ओवर की वजह से एवोल्यूशन नहीं होती बेटा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वैरायटी जरूर आती है। देखिए, किसी चीज का वेरिएबल होना और किसी चीज का चेंज हो जाना, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अब आपके अंदर आपके वालदैन से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है आपके आबाओ अजदाद का कोई जीन आ गया हो आपके अंदर, ठीक है, तो इस लिहाज से आप ये कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में वैरायटी जरूर आ गई है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू म्यूटेशन, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, म्यूटेशन के बराबर नहीं है। हंसा किधर गई समीना? सर पता नहीं लेफ्ट कर गई है। उससे जरा देखिए, हो सकता है उससे सिग्नल ड्रॉप हो, पूछिए उससे। सेकंड सर बुला रहे हैं, इस तरह मत बीच में जाया करें बेटा, क्या तरीका है ये? जी सर। सर जी सर, ये अगर आपने बोला कि क्रॉसिंग ओवर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती एवोल्यूशन में, लेकिन अगर हम हार्डी वेबर के लॉज और उनकी कंडीशंस को पूरा फॉलो करते हैं तो इस तरह फिर असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी इतना रोल प्ले नहीं करना चाहिए एवोल्यूशन में। फिर तो मतलब असॉर्टमेंट भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, असॉर्टमेंट, क्योंकि वही चेंजेस आएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। आप उसमें असल में पता है क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि अल्टीमेटली उसमें म्यूटेशन आएगी तो एवोल्यूशन होगी। यहां पर भी आप देखें ना, अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ये देखिए, उसने ये बिल्कुल कहा है, ये यहां पर देखिएगा, ये देखिए, ऑरिजिन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ऑरिजिन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स, के ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन आती है वो किस वजह से आती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है, और उसके साथ साथ जो है वो रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से उनमें आती है। लेकिन द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, ठीक है, अब यहां पर आकर जिसका कॉन्सेप्ट आता है उसको आप कहते हैं कि ये जो वेरिएशन आती है किस लिहाज से आती है? अगर एक जगह पर एक पॉपुलेशन रह रही है, उसी तरह की एक और पॉपुलेशन दूसरी जगह पर रह रही है, इन दोनों के कैरेक्टर्स में कोई एक फर्क है, तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो दोनों पॉपुलेशंस ब्लेंड हो जाती हैं। अगर वो दोनों पॉपुलेशंस ब्लेंड होती हैं तब इस बात का चांस है कि कोई यूनिक कैरेक्टर उनमें आ जाए। ये जो इनब्रीडिंग होती है, ये क्या होती है? नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग क्या होती है? नॉन रैंडम मेटिंग ये होती है कि एक खास जेनेटिकल फैक्टर को प्रेफर करते हुए ऑर्गेनिज्म उन्हीं की तरफ मेटिंग करें, वही कैरेक्टर सेलेक्ट करें और फिर मेटिंग करें। इसके नतीजे में क्या आता है? एवोल्यूशन नहीं होती।
नॉन रैंडम मेटिंग, ये बल्कि कहाँ मौजूद है, हार्डी वाइनबर्ग के प्रिंसिपल में मौजूद है कि नॉन रैंडम मेटिंग अगर होगी तो एवोल्यूशन का होना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर रैंडम मेटिंग होगी, अगर कैरेक्टर बेस्ड नहीं होगी, अगर जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, तो फिर एवोल्यूशन यानी न्यू कैरेक्टर पॉपुलेशन में आने के चांसेस मौजूद हैं। यही बात असल में वो कर रहा है कि ऑफस्प्रिंग में वैरायटी तो आएगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से, लेकिन अगर आप एक ही पॉपुलेशन में जो है वो मेटिंग का रोल प्ले करेंगे तो फिर जो वैरायटी है उसका चांस किस सूरत में रह जाता है, अगर म्यूटेशन आए सिर्फ उस सूरत में रह जाता है, वरना वो ना जीन फ्लो होगा, क्योंकि जब आप नॉन रैंडम मेटिंग नहीं करते तो जीन फ्लो भी मुश्किल हो जाता है, जीन फ्लो भी मुश्किल हो जाता है अगर आप नॉन रैंडम मेटिंग नहीं करते तो करते हैं सॉरी। तो इस लिहाज से आप ये कहेंगे कि जो असल रोल है वो क्रॉसिंग ओवर प्ले नहीं करती, आप उसको जगह दे सकते हैं, आप उसको एवोल्यूशन में पार्ट प्ले करने की जगह जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसकी अहमियत उन 5 कैरेक्टर्स के इक्वल नहीं होगी जो हार्डी वाइनबर्ग ने बताया। जी अगला क्वेश्चन। लेकिन सर देखिए, अब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें एक छोटा ग्रुप है और वो नॉन रैंडम मीटिंग करते हैं, यानी कि वो अपने ही ग्रुप में मीटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन से डिफरेंट होगा ना, यानी कि रैंडम मीटिंग होगी तो फिर जीन फ्लो मेंटेन रहेगा, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर नॉन रैंडम मीटिंग होगी तब ही होगा एवोल्यूशन का। बेटा नॉन रैंडम मेटिंग होगी तो वो जो पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आएगा, मुझे ये बताएं ना। नॉन रैंडम का क्या मतलब है? नॉन रैंडम का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर ही आप रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे, आप रैंडमाइजेशन नहीं कर रहे, आप कुछ खास कैरेक्टर्स को, जैसे एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है। जैसे हम जातों की बात कर लेते हैं, माजरत के साथ थोड़ी सी मुझे बात करने दीजिएगा, यहाँ पे हम जातों की बात कर लेते हैं। जातों के लिहाज से हम प्रेफर करते हैं जी फलां जात का लड़का फलां जात की लड़की, या फलां जात या फलां कौम या फलां वो, ठीक है। अब ये चीज प्रेफर की जाएगी। अब ये चीज एक तस्वीर है नॉन रैंडम मीटिंग की, ठीक है। नॉन रैंडम यानी कि आप ऐसी जो है वो मीटिंग करते हैं जो रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब क्या है कि आप उसको बिल्कुल जैसे आपने जो है वो डाइस जो आपके पास होते हैं, गुडगुने जिनको कहते हैं लुड्डो के, वो आपने मूव किया और आपने फेंक दिया, नंबर कोई भी आ गया, वो रैंडमाइजेशन है। नॉन रैंडम क्या है कि आपने कुछ स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो नॉन रैंडम मीटिंग हो जाती है। ऐसी सूरत में वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर घूम जाता है। हाँ, अब नॉन रैंडम मेटिंग किस सूरत में एवोल्यूशन कॉज कर सकती है, अब जरा सुनिए। नॉन रैंडम मेटिंग इस सूरत में एवोल्यूशन कॉज कर सकती है अगर जो आपने केस बयान किया है उस हवाले से, एक पॉपुलेशन है उसके अंदर से एक ग्रुप सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होना इस लिहाज से कि वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी जो है वो एक ना दिखने वाली एक बाउंड्री कायम कर लेता है कि वो अपनी ही पॉपुलेशन के बाकी लोगों से मेट नहीं करता। ये आ जाएगी पॉपुलेशन विद इन पॉपुलेशन। हाँ, उस सूरत में उस पॉपुलेशन में चेंज आएगा। अब जरा सुनिए, एक ही पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन, इनको जब आप कंपेयर करते हैं, इनको ऐसे ही कह लीजिए जैसे हमारे दो शहर हैं, दो साथ साथ के शहर हैं, एक शहर की एक पॉपुलेशन है, दूसरे शहर की दूसरी पॉपुलेशन है, इन दोनों की आपस में कोई मीटिंग नहीं होती, ये भी नॉन रैंडम मीटिंग है। दूसरी नॉन रैंडम मीटिंग क्या है कि एक ही शहर की पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रुप अलहदा हो जाता है और वो अपने ही अंदर जो है वो करता रहता है, तो बेटा ये भी नॉन रैंडम मीटिंग है। ऐसी सूरत में क्या होगा, उस ग्रुप के जेनेटिक मटेरियल में कुछ खास कैरेक्टर उन्हीं के अंदर घूमते रहेंगे। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि ये दो पॉपुलेशंस अलहदा हो जाएंगी, ठीक है। इस लिहाज से आप क्या कहते हैं कि उस ग्रुप ने असल में क्या करना शुरू कर दिया, उस ग्रुप ने असल में क्या करना शुरू कर दिया है, उस ग्रुप ने असल में अपने आप को बाकियों से अलहदा कर लिया। तो जीन फ्लो यही तो है, उस ग्रुप ने नॉन रैंडम मेटिंग तो की है लेकिन उसने जीन फ्लो कर लिया, उसने बाकियों से अपने आप को अलहदा कर दिया। जब वो बाकियों से अपने आप को अलहदा करेगा तो चाहे वो नॉन रैंडम मेटिंग कर रहा है तो नॉन रैंडम मेटिंग के नतीजे में एवोल्यूशन नहीं आएगी, लेकिन उसने जीन फ्लो तो कर दिया ना। तो जब उसने जीन फ्लो कर दिया तो एवोल्यूशन आएगी। यानी ऐसी वो जो केस आपने बताया, एक मिनट रुकिएगा आंसर, वो जो केस आपने बताया है उस सूरत में वो जो पॉपुलेशन, वो जो ग्रुप अपनी ही पॉपुलेशन से सेपरेट हुआ है उसने एक अंदाज से जीन फ्लो कर लिया, तो वहां पे तो एवोल्यूशन होगी। लेकिन अगर वो पूरी पॉपुलेशन इस तरह से इन्वॉल्व है कि वो अपने साथ किसी और पॉपुलेशन, अपनी सेम स्पीशी,
जैसे वो जो सेम स्पीशी है उसके कुछ ऐसे होते हैं ना, डिस्पर्शन कहते हैं हम इकोलॉजी में, इस जगह भी रह रहे हैं, इस जगह भी रह रहे हैं, इस जगह भी रह रहे हैं, इस जगह भी रह रहे हैं। अब वो जो एक जगह का ग्रुप बना हुआ है वो एक बहुत बड़े बायोम में एक जगह ग्रुप बना हुआ है, अगर वो नॉन रैंडम मेटिंग करता है यानी बाकियों को अपने अंदर नहीं आने देता तो उसके अंदर एवोल्यूशन नहीं होगी, लेकिन वो बाकियों से सेपरेट हो जाएगा। तो इस लिहाज से जीन फ्लो और नॉन रैंडम मेटिंग इक्वल चलते हैं, ठीक है वो। लेकिन इस लिहाज से भी क्रॉसिंग ओवर का रोल नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर का रोल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो असल में किसका किरदार है जो उस पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, वो असल में नॉन रैंडम मेटिंग का और जीन फ्लो का किरदार है जो एवोल्यूशन लेकर आ रहा है, ना कि क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं किसी चीज को, किसी ग्रुप को स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो उस ग्रुप के जीन उसी ग्रुप में रह जाते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर का कोई रोल नहीं है, इसमें आपने नॉन रैंडम मेटिंग कर ली है। तो जब आपने स्पेसिफाई कर लिया तो इसमें तो क्रॉसिंग ओवर का कोई किरदार ना हुआ ना। मेरा तो पॉइंट ये है। जी हंसा कुछ कह रही थी आप? सर ये चीज जो वो बात कर रही है स्पेसिएशन से रिलेटेड नहीं है, जो एवोल्यूशन में होती है, सेम पैट्रिक पैरा पैट्रिक जी जी बिल्कुल के एक ही सेम स्पीशीज होती है, लेकिन वो रैंडमली अपनी स्पीशीज के साथ नहीं कर रहे होते, बल्कि जो क्लोज रिलेटेड उसके साथ होते हैं तो वो सेम पैट्रिक हो जाते हैं। जी बिल्कुल जी जी ये उसमें असल में जी अहन साहब कंटिन्यू करें क्वेश्चन। उसमें रोल सर उसमें रोल उसका तो नहीं होता ना, मतलब जैसे चेंजिंग जो कह रही हैं वो तो सिर्फ ऐसा होता है कि सेम स्पीशीज ही होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, अपने जैसे दूसरे जो एरिया में होते हैं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके साथ नहीं कर रहे होते, तो तभी वो एवोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जी वो बेसिकली नॉन रैंडम मेटिंग का रोल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है यानी वो थोड़ा सा आप जो है आपकी बात बिल्कुल, आपने केस बिल्कुल सही बताया, लेकिन वो जो बात आएगी वो ये है कि जब एक दफा उन्होंने नॉन रैंडमाइजेशन कर ली ना, अब जो क्रॉसिंग ओवर होगी उसका रोल नहीं होगा, बल्कि उन्होंने जीन फ्लो को रोक दिया। सॉरी उन्होंने क्या किया कि नॉन रैंडमाइजेशन कर ली, खुद अपने जीन्स लेके एक तरफ हो गए। जब अपने जीन लेके एक तरफ हो गए तो एक लिहाज से तो जीन फ्लो हो गया ना। तो जब वो अपने जीन्स लेके एक तरफ हो जाएंगे, नॉन रैंडम मेटिंग शुरू कर देंगे, जीन फ्लो कर देंगे, तो हार्डी वाइनबर्ग ये भी कहता है कि अगर जीन फ्लो हो गया, चाहे वो एक दीवार के पीछे ही क्यों ना चले जाएं, जीन फ्लो तो हो गया। तो ऐसी सूरत में एवोल्यूशन होगी, क्रॉसिंग ओवर उनके अंदर ही होती रहेगी, आपस में ही होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। वो जो जीन्स हैं वो ब्लेंड होते रहेंगे आपस में, लेकिन वो बाकियों से सेपरेट हो गए। इसका मतलब है अब वो एलोपैट्रिक हो या पैरापैट्रिक हो, जो भी हो, लेकिन वो अब जो है वो जीन फ्लो करके अपनों से सेपरेट हो गए, जिसमें अब वो कहते हैं ना सम टाइम वो भी आ जाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई, या वो आ गया सम टाइम वो आता है दूसरे बॉटल नेक इफेक्ट होते हैं ना, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट जो आप लोगों ने पढ़े वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यस सर जी यही हो जाते हैं। यस सर। तो ऐसी सूरत में वो एक सूरत है जीन फ्लो की कि वो अलहदा हो गए। तो वो इस लिहाज से आप कहते हैं कि बेसिकली क्रॉसिंग ओवर का रोल नहीं है, और अगर क्रॉसिंग ओवर का रोल होता तो फिर जो हार्डी वाइनबर्ग है वो अपने उस प्रिंसिपल में, अपने उस लॉ में उसको लाजमी शामिल करता। ठीक है, ये थोड़ा सा उस एंगल से भी हमारी गुफ्तगू हो गई, बहुत अच्छी खैर हासिल गुफ्तगू हो गई बेटा। इस डिस्कशन की बातें जो है वो आगे से आगे निकलती हैं, बहुत अच्छा जो है वो इस लिहाज से नॉलेज आता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी मेंडल एंड द जीन आइडिया। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जेनेटिक्स पढ़ भी रहे हैं और पढ़ चुके भी हैं, तो मैं जो है वो मेंडल के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपने अब क्या करना है, एक एक करके शुरू हो जाएं। आपने मुझे जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंसेस बताने हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ। जी बेटा, कैरेक्टर, ट्रेट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, बस ये बता दें मेंडल। अच्छा एक मिनट, ये बताने से पहले मुझे ये बताइए कि मेंडल पढ़ना है या नहीं पढ़ना? सर पढ़ना है। पढ़ना है, अच्छा चलें ठीक है। जी बेटा, ये जो हाँ टर्मिनोलॉजीज मैं ओपन करता हूँ, इनका जरा डिफरेंसेस बताइए, शुरू हो जाएं। हमारे जो है वो सबसे ऊपर कौन है? एनुल हुदा। हाँ जी बेटा, चलें इन दोनों का डिफरेंस बताएं। सर
सर ट्रेट कोई भी जो है हमारी जिसके जाहिर जो दिखती है, मतलब जैसे उसके कलर है, उसका साइज है, रिंकल शेप्ड है, वो है। और जो इसमें है कैरेक्टर्स, वो उसमें नहीं, आई थिंक मिक्स कर रही हैं, एक मिनट सर, ठहरे उलट बता रही हैं ट्रेट और कैरेक्टर का। सर एक मिनट, आपकी बारी आएगी, ठहरिए, उनको आंसर कंप्लीट करने दे फिर बोलेंगे। चलो जी उदा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया? जी सर। जी हंसा, बोलिए। सर जैसे हाइट होती है, जैसे साइज होता है, जैसे वेट होता है, ये करेक्टर नहीं होते। और जैसे होते हैं टालनेस, डिवार्फिज्म, जैसे इन्होंने पढ़ी थी, रिंकल या स्फेरिकल जो भी है, तो ये ट्रेट नहीं होते कि वेरिएशन, वेरिएंट फॉर्म। हाइट, वेट और जो और क्या बोलिए आप, जैसे स्किन कलर, आई कलर, शेप, कलर जी, ये सारी चीजें कैरेक्टर, आई थिंक ये कैरेक्टर्स हैं। तो ट्रेट क्या है? और टाल है, ये डिवार्फ है। अच्छा, और हाइट, उसके अलावा जो आई कलर है, ब्राउन है या ब्लैक है। शेप है तो रिंकल है या दूसरी है, मतलब कि सीड कलर है, येलो है या फ्लावर की पोजीशन, ठीक हो गया। मतलब ये चीजें सारे कैरेक्टर, और इसकी अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है इसको हम ट्रेट कहते हैं, वेरिएशन। श्योर है? श्योर सर मैं बताऊं कुछ? एक मिनट बेटा, ऊपर से नीचे आएंगे, अल्फाबेटिकली वो उसने अरेंज किया हुआ, तो हम अल्फाबेटिकली ही आते हैं। जी नवाज। सर कैरेक्टर कोई भी हेरिटेबल फीचर हो गया सर, जैसे सर हाइट होगी, स्किन होगी। और सर जो ट्रेट है, जैसे ब्लू कलर ऑफ आई है ना, ये सर ट्रेट हो गया। ठीक हो गया। या कोई भी खास मतलब कलर हो। और सर फिनोटाइप सर जो, चले फिलहाल इनको ऑब्जर्वेबल ट्रेट, नवाज फिलहाल सिर्फ इनको करते हैं डिस्कस, उसके बाद आगे चलेंगे। जी यानी सर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट नहीं सेम होते हैं। हम लोग जेनेटिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ट्रेट कहते हैं। जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जीन्स हैं, जो भी जीन्स हमारा जो भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं ना, उन्हें ट्रेट कहते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, हाँ मतलब चलें, ठीक है आगे चलें। सदफ। सर करेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस है सर। ट्रेट हम वेरिएंट करेक्टर को बोलेंगे, और करेक्टर जो है वो है हमारे पास हेरिटेबल। और सर जैसे जैसे हाइट है वो हमारे पास करेक्टर है, जो टालिस है या डार्क है ये ट्रेट है हमारे पास, जो दिख रहा है हमारे फिनोटाइप। जी समीना। सर जो करेक्टर है ना, वो एक मतलब फीचर है, और उस फीचर में जितनी वेरिएशंस आती है ना, फीचर की जो वेरिएशंस होती है उनको ट्रेट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। आपने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया, ये कहां से बनाया? जी सर। आपने ये जो कॉन्सेप्ट लिया, ये कहां से लिया? ये सर आपने उस दिन बताया था, जब पता नहीं किसी लड़की को बताया था कि जो डिफरेंस होता है करेक्टर ट्रेट। मैं बड़ी देर से सोच रहा हूं, क्योंकि जब हंसा ने कहा ना कि सर ये है, ये बल्कि नवाज ने भी कहा। नवाज, आपने ये कॉन्सेप्ट कहां से बनाया? सर ये टीचर ने बताया था। ये टीचर ने बताया था, क्योंकि आपने सिल्विया पढ़ी हुई है। बेटा ये परफेक्ट डेफिनेशन है जो आप लोग बता रहे हैं। और डायलेमा ऑफ आवर ओल्डर बुक्स क्या है कि हम कैरेक्टर और ट्रेट को सेम शुमार करते हैं। बेटा कैरेक्टर और ट्रेट बिल्कुल भी सेम नहीं है। कैरेक्टर किसी भी हेरिटेबल फीचर को कहते हैं, एक ऐसा फीचर जो कि अगली नस्ल में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जैसे ये जितने हमने लिखे हैं, ये सब के सब जो हैं ये कैरेक्टर्स हैं। किसी भी कैरेक्टर का जो वेरिएंट होता है वो उसका ट्रेट होता है। और ये मैं पहले से प्रिकॉशन दे रहा हूं कि अगर आप, जिनको तो उनके टीचर ने बताया है वो एक सेपरेट बात है, लेकिन अगर आप अपने टीचर के सामने बोलें और वो आपको कहे कि नहीं आप गलत हैं, तो ये मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कैम्बेल की जिम्मेदारी है
कैम्बेल ने ये कहा है कि जो कैरेक्टर होता है वो कोई भी हेरिटेबल फीचर है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, साइज ऑफ द बॉडी, उसके बाद वेट ऑफ द बॉडी, उसके बाद आई कलर, स्किन कलर, नोज साइज, ईयर साइज, टीथ का भी सम टाइम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फीट साइज, फिंगर साइज, ये सारा कुछ ये जो है वो कैरेक्टर है। उसके आगे जो वेरिएंट आएंगे वो हैं जिसको आप कहते हैं ट्रेट्स, ठीक है। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अब यहां पर एक और बताता हूं बात कि सम टाइम एक चीज होती है, जैसे एक कैरेक्टर है आपके पास हाइट, ठीक है, एक कैरेक्टर आपके पास हाइट है और हाइट जो है उसके अंदर जो ट्रेट्स हैं वो मुस्तकिल वेरी कर रहे हैं, ट्रेट्स जो हैं वो मुस्तकिल वेरी कर रहे हैं, तो इस हाइट को आप कहेंगे कंटिन्यूअसली वेरिंग कैरेक्टर और इसके ट्रेट्स को आप कहेंगे कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट, ठीक है, जिसका ग्राफ क्या बनता है, बेल ग्राफ बनता है, जो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये कंटिन्यूअसली वेरिंग कैरेक्टर है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट है। इसके अंदर जो आता है जैसे सेंटीमीटर्स में जब आप देखते हैं तो 6 फीट हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर है, 178, 176, ये सारा कुछ जो है वो उसी में आता है। तो कैरेक्टर और ट्रेट में ये डिफरेंस है, इस बात को अपने क्लियर करें। उसके बाद आप जेनेटिक्स पढ़ें, आप कभी नहीं चूकेंगे कि फला चीज कैरेक्टर और फला चीज ट्रेट है, बिलीव मी। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप खुद ही क्लियर नहीं है, एक जगह पर जेनेटिक्स वर्ड यूज करती है कैरेक्टर, दूसरी जगह पर जेनेटिक्स वर्ड यूज करती है ट्रेट। प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे बच्चों को यह पता होगा कि कैरेक्टर और ट्रेट सेम है, तब बच्चे जेनेटिक्स पढ़ते हुए फंसेंगे। अब ये बेसिक बात आपको क्लियर हो गई कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये तो एक आपके सामने पिक्चर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप कहते हैं ब्लड ग्रुप कैरेक्टर, वेरिएंट्स ABO ये ट्रेट्स, आई कलर कैरेक्टर, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन ट्रेट्स, स्किन कलर एक लंबी लिस्ट है ट्रेट्स, कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट आ जाता है ये। फिर इसके अलावा आपका जो है वो कह लीजिए क्या होगा, ब्लड प्रेशर कह लें, हम कोई भी कैरेक्टर ऐसा कह लें, कोई ये ब्लड प्रेशर जो है वो कैरेक्टर है, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो ट्रेट है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट में आ सकता है, क्योंकि दो पर्संस का एग्जैक्ट सेम ब्लड प्रेशर जो है वो कम ही होता है, एग्जैक्ट सेम ब्लड प्रेशर नहीं होता। खास तौर पे एक तो उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कर ले, मर्दों और औरतों का ब्लड प्रेशर कभी भी सेम नहीं होगा, खवातीन का हमेशा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन है उसकी वजह से एक तो ब्लड की अमाउंट कम होती है, दूसरा हार्ट साइज थोड़ा सा छोटा होता है एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। जो हार्ट साइज छोटा होता है, लिहाजा बॉडी में पूरी तरह ब्लड पहुंचाने के लिए और कंप्लीट अमाउंट पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड को इतनी जोर से पंप किया जाता है कि इसी तरीके से फीमेल्स का जो एक कैरेक्टर है हार्ट बीट, टाइम्स ऑफ हार्ट बीट, वो डिफरेंट होता है मेल्स से, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो वेरी कर सकती हैं, कैरेक्टर और ट्रेड में ये फर्क है। जी हंसा कुछ कह रही हैं आप? शायद नहीं सर, बस इतना ही कह रहा था कि हमारे सर फिर हमें सही तंग करते थे क्या कि लड़कियों आप बात ना करो, आपका दिल बहुत थोड़ा होता है और रोने लग जाओगी। हमें एफएससी में अक्सर सारी ये बात कहते थे, पता नहीं वो इस बुनियाद पे वो कहते थे साइंटिफिकली प्रूव है ये बात, लेकिन हाँ जी ये बात असल में ना ये वो कहते थे कि साइंटिफिकली ये प्रूव है। डिफरेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से ना स्कल साइज, हार्ट साइज, बोन लेंथ, बोन विड्थ नहीं, विड्थ ज्यादातर फीमेल्स में बोन्स की ज्यादा होती है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि इवन जो बॉडी ऑर्गन हैं जैसे लिवर और स्टमक वगैरह हैं, उनकी भी फिजियोलॉजी और साइज जो है मॉर्फोलॉजी वगैरह वो थोड़ा सा डिफर करता है। ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है ना, ये तो इस कदर ऐसे हार्मोन्स हैं कि हमारी बॉडी की हर चीज के ऊपर उन्होंने असर किया हुआ, और उस वजह से जो है फिर ये डिफरेंस आ जाता है। जी एनी कुछ कह रही थी आप? सर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं और ट्रेट्स हम जीनोटाइप्स कहते हैं? नो 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 नो। अब आइए इस डिफरेंस के ऊपर कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। अल्लाह अल्लाह, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने असल में ये यहां से बात ही इसलिए स्टार्ट की है कि ये बात जो है ये बहुत क्लियर होना जरूरी है।
जीनोटाइप जो है वो असल में है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। जो एलील्स का कॉम्बिनेशन है वो उसकी जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल, अब एलील्स क्या है ये तो मैं खैर क्लियर कर चुका हूं कि आपके पास दो होमोलॉग्स हैं, उन होमोलॉग्स के ऊपर ऑलमोस्ट जो सेम जीन्स हैं वो मौजूद हैं। यहां पर ए है तो यहां पर फर्ज कर लिया स्मॉल ए होगा, ठीक है। इसका भी मैं क्लियर करूंगा कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील हैं इसमें आप हमेशा क्या बात करते हैं कि जिस कॉम्बिनेशन में एलील्स मौजूद हैं उसको आप उस कैरेक्टर की जीनोटाइप कहते हैं। बेसिकली जीनोटाइप भी किसकी होती है? कैरेक्टर की होती है। अब देखिए एक कैरेक्टर है जैसे एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म एक कैरेक्टर है। अब एल्बिनिज्म में क्या चीज कम हो जाती है? एल्बिनिज्म में आपके पास जो है वो मेलानिन पिगमेंट कम हो जाता है, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से स्किन जो है वो व्हाइट कलर की होती है। अब ये कैरेक्टर है, इसके पीछे जो जेनेटिक बेस होगी वो उसकी जीनोटाइप होगी। किसी भी कैरेक्टर के पीछे जो उसकी जेनेटिक बेस है वो उसकी जीनोटाइप है। तो इस हवाले से आप कहते हैं कि जब भी कैरेक्टर आएगा, स्किन कलर आएगा, आई कलर आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, आपका जो है वो हाइट आएगी, उसके पीछे जो जेनेटिक बेस होगी उसको आप उसकी जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी, जीनोटाइप का असल में मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। आप दो तरह की जीनोटाइप बनाते हैं अगर बोथ, क्योंकि एक बात तो तय है कि एलील्स जो हैं वो कम से कम दो होंगे, ठीक है। अगर बोथ एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कह लीजिए, या इसको मैं एक और अंदाज से कहता हूं, अगर दोनों एलील्स जो होमोलॉग्स पर मौजूद हैं अगर वो दोनों के दोनों सेम हैं, किस लिहाज से कि या तो दोनों वर्किंग कर रहे हैं या दोनों ही वर्किंग नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उसको आप क्या कहेंगे, उस पैटर्न को आप एलील्स के उस पैटर्न को आप कहेंगे होमोजाइगस, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी एक वर्किंग कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो उस एलीलिक कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब आ जाइए कि इसकी फिनोटाइप क्या हुई। फिनोटाइप और ट्रेट सेम चीजें हैं। फिनोटाइप और ट्रेट ये मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये सेम चीजें हैं। क्यों? जीन जो एक्सप्रेशन देता है ना वो उसकी फिनोटाइप होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हीमोग्लोबिन के 4 जीन्स हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अल्फा अल्फा बीटा बीटा 4 जीन्स मेरे पास हैं, ठीक है। ये जो है वो अल्फा जीन अल्फा प्रोटीन बना रहा है, ये भी अल्फा प्रोटीन बना रहा है, ये बीटा प्रोटीन बना रहा है, ये भी बीटा प्रोटीन बना रहा है। अब ये जो चारों हैं ये इस जीन की फिनोटाइप है, ठीक है। इन चारों जीन्स की ये इनके जीनोटाइप और इनकी फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है, ये बीटा चेन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप ये बना लेंगे तो उसके बाद इन चारों के मिलने से क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। अब इसको आप कहेंगे कि ये इसका जो है वो यूं कह लीजिए कि ये ट्रेट है, मतलब इसके एक्सप्रेशन है, ये उन चारों जीन्स का एक्सप्रेशन है। हीमोग्लोबिन जो है वो उन चारों का मिला जुला वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की बुनियाद पे बात कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे जेनेटिक बेसिस की तो आप कहेंगे कि एलील किस फॉर्मेशन में मौजूद है, तो आप कहेंगे जीनोटाइप, ठीक है। लेकिन वो एलील एक्सप्रेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो उसकी जो है वो फिनोटाइप काउंट होगी। फिनोटाइप ट्रेट के करीब तरीन है, मतलब अगर आप फिनोटाइप और ट्रेट को सिमिलर भी शुमार करते हैं दैट डजंट मैटर। जी यानी बोलिए। तो सर अभी आपने बोले कि जो को डोमिनेंस है इसका मतलब ये है कि जो दोनों एलील्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। तो सॉरी होमोजाइगस जो है ना, होमोजाइगस वो उल्टा होगा, जो होमोजाइगस हैं उसमें ये है कि दोनों एलील्स वर्किंग कर रहे हैं। तो सर जो को डोमिनेंस है उसमें तो जैसे अब ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ए बी अगर किसी का ब्लड है तो ये होमोजाइगस तो ना हुआ ना? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जी कोई आंसर करेगा इसका? समझ नहीं आई। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैंने अभी कहा कि अगर दोनों सेम हो, दोनों एलील सेम हो होमोजाइगस की कंडीशन में, तो या दोनों वर्किंग करेंगे या दोनों वर्किंग नहीं करेंगे। तो दोनों वर्किंग करेंगे तो ऐसी सूरत में तो को डोमिनेंस नहीं आ जाएगी। तो फिर डोमिनेंस क्या हुआ और को डोमिनेंस क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। मैं उसकी तो अलग जीन नहीं होती। सॉरी दोबारा बोलिए। को डोमिनेंस में
उसकी तो अलग जीन नहीं होती, मतलब दोनों जीन जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे ए है तो एक जीन ए है और अलील ए होगी स्मॉल ए, और उसके ऊपर फिर होगा तो एक बी होगी, तो दोनों जीन मिलके काम करेंगी। नहीं सर, ब्लड का तो एक जीन होता है ना, आई जीन, उसके ऊपर वो अलग से होते हैं जीन, तो ब्लड का ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक ही है। जी आंसर आपने खुद ही कर दिया, मैं आप लोगों का आंसर क्लियर करता हूँ। आप लोगों ने दोनों ने बिल्कुल सही आंसर किया लास्ट में, लेकिन आप इसको यूं कह लीजिए कि जब एवोल्यूशन या म्यूटेशन की वजह से एक ही जीन की मल्टीपल फॉर्म्स आ जाएं, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म्स इक्वली डोमिनेंट हों, तो ऐसे केस में एक एलील दूसरे एलील का को डोमिनेंट हो सकता है, जैसे आई ए और आई बी। इसको और सिंपल अल्फाज में कर लीजिए, अगर दोनों एलील का लोकस सेम हो लेकिन उनकी फिनोटाइप डिफरेंट हो और वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हों, तो वो कोडोमिनेंस है। इस केस में मैंने आपको क्या बताया कि दो एलील्स हैं, दोनों की फिनोटाइप भी सेम है, दोनों का लोकस भी सेम है, यहां पर जो कैरेक्टर आ जाएगा वो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का आ जाएगा। लेकिन जब एक ही लोकस पर मौजूद दो एलील्स का की फिनोटाइप डिफरेंट हो और दोनों डोमिनेंट हो, दोनों अपने आप को कंप्लीटली शो कर दें, तो वो कोडोमिनेंस है। फिनोटाइप का डिफरेंस आ जाएगा, उस एलील की फिनोटाइप डिफरेंट है, इस एलील की फिनोटाइप डिफरेंट है। क्लियर? सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, कोडोमिनेंस में जाके बात कर लेंगे, क्योंकि कोडोमिनेंस का टॉपिक बड़ा आ गया। इसको फिलहाल इतना कर लीजिए। ठीक है बोला। हाँ, इसको ना ठीक है जो है वो कोडोमिनेंस में जाकर ज्यादा क्लियर बात करेंगे, क्योंकि मुझे वरना वो समझाना पड़ जाएगा कि डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिवनेस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है। इन तीनों को बताऊंगा तो ये बात क्लियर होगी। तो इसको इतना कर लीजिए कि फिलहाल हमने जीनोटाइप पढ़ा और हमने ये कहा कि जब दोनों वर्किंग कंडीशन में होंगे तो वो होमोजाइगस है, और जब दोनों ही नॉन वर्किंग कंडीशन में होंगे तो वो भी होमोजाइगस है। लेकिन अगर एक वर्किंग कंडीशन में हो और एक नॉन वर्किंग कंडीशन में हो तो वो हेट्रोजाइगस आ जाता है। इनका एक्सप्रेशन जो है वो फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्लियर हो गई बात। एक बड़ी मजे की बात आपसे मैंने शेयर करनी है। आपने नोट किया होगा मेंडल ने जब अपना वर्क किया ना, तो मेंडल को कुछ पता ही नहीं था। मतलब मेंडल वॉज टोटली ब्लाइंड अबाउट जेनेटिक्स। आपकी जो कैम्बल है ना, इसमें लिखा हुआ है कि मेंडल के दौर में एक अप्रोच थी, और वो क्या थी? वो थी ब्लेंडिंग अप्रोच। ब्लेंडिंग अप्रोच ये है कि फादर और मदर के जो जीन्स होते हैं ना, उनका कोई आपस में कोई वो मलगूबा सा बनता है और वो बच्चों में आ जाता है। बस इतनी सी अप्रोच थी, ब्लेंडिंग अप्रोच थी। तो इस अप्रोच को बहुत जगहों पर मेंडल नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि जब वो सीड कलर को देखता था तो कभी वो फादर वाला आ जाता था और कभी वो दूसरा आ जाता था, कभी वो दोनों जैसा आ जाता था। तो अब समझ नहीं आती कि भाई एक टाइम पर सीड का कलर येलो है, हालांकि फादर का कलर जो है, वो जो मेल प्लांट है उसके सीड का कलर ग्रीन है, जो फीमेल प्लांट है उसके सीड का कलर येलो है। ब्लेंडिंग होती तो कोई दरमियान का कैरेक्टर आता ना, अब येलो क्यों आया? ये सवाल पैदा होता। अब ये तो ब्लेंडिंग अप्रोच को टोटली निगेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही उसने और कैरेक्टर देखे और आखिरकार उसने ये अंदाजा लगाया कि ब्लेंडिंग अप्रोच हर जगह पर नहीं चलती। कुछ केसेस में तो चलेगी, हर जगह पर ब्लेंडिंग अप्रोच नहीं चलेगी। तो उसके बाद फिर उसने डिजाइन किया, ही स्टार्टेड स्टडिंग, और जब उसने स्टडी किया तो एक चीज जो आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में पता लगती है वो एस्टोनिशिंग है। और आपको यहां से पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने जब किसी से काम करवाना हो तो उसके लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप रास्ता मुकर्रर करता है। बेटा मेंडल के जेनेटिक्स में आपको दो चीजें नजर आएंगी, नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स। वो जो पनेट स्क्वायर आप बनाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जो आप बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी रूल, वो स्टैटिस्टिक्स है। आपको पता है मेंडल का एक टीचर बॉटनिस्ट था, दूसरा टीचर मैथमेटिशियन था। अब ये जब मैंने बात पढ़ी तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि यार अल्लाह ताला ने अगर किसी से काम करवाना हो ना तो उसके लिए इस तरह राह हमवार करता है कि वो बंदा खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं आगे जाके ये करूंगा। मेंडल की साइंटिफिक अप्रोच बहुत जबरदस्त थी। वो प्रीस्ट जो है वो था, लेकिन ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन शुरू में वो बच्चा नहीं पढ़ सका था। बाद में जब उसको उसके टीचर्स ने ग्रूम किया, और यहां से अंदाजा होता है कि इट इज द टीचर हु क्रिएट्स द माइंड। खैर मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा ये बात।
करते करते, लेकिन इसके बाद उसने जो वर्किंग की और उसके बाद, लेकिन मेंडल इस लिहाज से लकी भी बहुत था। लकी क्यों था? क्योंकि उसने ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर्स चूज किए या उसको वही कैरेक्टर समझ आए जिनमें क्रॉसिंग ओवर भरपूर होती थी। क्रॉसिंग ओवर से मुराद ये है कि वो नॉन लिंक्ड जीन्स थे, या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत फासले पर थे या वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। लकीली उसने वो कैरेक्टर चूज किया, या यूं कह लीजिए कि उसको जो कैरेक्टर समझ आए उसने वो चूज किया, और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो नॉन लिंक्ड। तो इस वजह से जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे, मेंडल की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसके ऊपर एतराजात भी लगते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टर ट्रेट का जो है वो ज़हन में रखिएगा। कैरेक्टर ट्रेट क्या होते हैं? मेंडल ने टोटल 7 जो है वो डिस्कस किए थे कैरेक्टर्स और उनके ट्रेट्स। ठीक है, और उसके अलावा जी अच्छा, यहां से एक और बात भी मैं आपको जो है वो यही आज ही क्लियर कर लेते हैं। बेटा, ट्रू ब्रीड क्या होता है? सर प्योर फॉर्म आपको ब्रीडिंग करना, इसको आप कहते हैं कि फॉर अ स्पेशल ट्रेट द फिनोटाइप इज सेम फॉर जनरेशन। यानी किसी एक स्पेशल कैरेक्टर या किसी एक स्पेशल ट्रेट के लिए द फिनोटाइप इज सेम फॉर जनरेशन। कई जनरेशन पैदा हों लेकिन उनकी जो फिनोटाइप हो वो सेम हो। ठीक है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर सीड कलर की बात की है तो सीड कलर में 2 तरह की ट्रू ब्रीड्स आती हैं। या तो वो नस्लों तक येलो कलर प्रोड्यूस करें और उनमें जो है वो उनका जब आपस में क्रॉस वो करें, आपस में क्रॉस करें, जैसे एक फीमेल प्लांट है एक मेल प्लांट है, ये क्रॉस करते हैं और इनमें जो है वो अगली नस्लें फिर से क्रॉस करती हैं और क्रॉस करते चले जाते हैं और ये हमेशा येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको आप क्या नाम देते हैं? ट्रू ब्रीड। दूसरी सूरत क्या आ सकती है ट्रू ब्रीड की? कि वो ग्रीन कलर हो और वो नस्लों में क्रॉस फर्टिलाइज हो तो वो ग्रीन कलर ही प्रोड्यूस करें। तो किसी एक स्पेशल ट्रेट के लिए जनरेशन तक वो कैरेक्टर जो है वो सेम ट्रेट शो करे तो उस खास कैरेक्टर के लिए उस जनरेशन को ट्रू ब्रीड कहा जाता है, उस खास कैरेक्टर के लिए। जैसे मैंने भी आपको सीड कलर कहा। ठीक है, अब सीड कलर में ये सीड कलर जो है वो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए ये पूरी जो नस्ल है वो ट्रू ब्रीड है क्योंकि वो हमेशा एक ही तरह का ट्रेट शो कर रही है उस कैरेक्टर का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डील विद द ट्रू ब्रीड। और उसके अलावा जो है वो हाँ, एक और टर्म ये आज ही क्लियर कर लेते हैं ताकि कल से हम शुरू करें। एक और टर्म है जिसको आप कहते हैं मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। जी बेटा, सर मोनोहाइब्रिड जिसमें एक ट्रेट स्टडी किया जाए, डायहाइब्रिड इसमें 2। हाँ, ये एक इजी अप्रोच है। ये एक अप्रोच है जो कि हमने छोटी क्लासेस से अपनी बहुत आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसकी असल डेफिनेशन क्या है? आपकी बात ठीक है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात गलत है, लेकिन इसकी असल ये है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर विच द F1 इज हेट्रोजाइगस। यानी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जो F1 है वो हेट्रोजाइगस होगी। अब इसमें F1 को भी मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने कहा एक कैरेक्टर, ये आपने 2 ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस कराया। याद रखिए, अगर आपने से किसी ने कभी जेनेटिक्स पे काम किया तो हमेशा जेनेटिक्स का रूल क्या है? आप मेंडेलियन लॉ पर काम करते हैं। मेंडेलियन लॉ क्या है कि स्टार्ट में आप ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस कराते हैं। इसका गैमीट बनेगा सिंगल ए, इसका भी गैमीट बनेगा ये, इन दोनों को आप करा दीजिए क्रॉस, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनको आप जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे इस पूरी नस्ल को। जब आप इस पूरी नस्ल को सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं तो क्या पता लगता है कि इन दोनों का, ये दोनों किस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है? सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। इस तरह अभी यानी ने कहा कि सिंगल कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड होता है। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अगर F1 एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस हो तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड कहलाता है। F1 क्या होता है बेटा? जो पहली जनरेशन होती है उसको आप P यानी पेरेंट जनरेशन कहते हैं, और जो अगली जनरेशन होती है उसको आप F1 जनरेशन कहते हैं। F का मतलब होता है फिलियल और फिलियल का मतलब होता है सन। ठीक है, तो फिलियल जनरेशन उसको जो है वो कहा गया। और इससे अगली जो जनरेशन बनेगी, यानी अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो 2 तरह के होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो उसके बाद क्या है कि अब इसमें इसकी जो आगे जनरेशन बनेगी वो F2 हो। ठीक है,
फिलियल 2 यानी अब उसके वो पोते, पेरेंट जनरेशन के पोते जो है वो F2 कहलाएंगे। तो मोनोहाइब्रिड इसी तरह डाईहाइब्रिड होता है कि जब F1 जनरेशन 2 कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस हो तो वो जो है वो डाईहाइब्रिड कहलाएगा। और आगे से आगे जी बेटा, यहां तक आप लोगों का अगर कोई जेनेटिक्स से रिलेटेड, बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कीजिए, हम इंशाल्लाह जो है वो इसको से स्पीडली शुरू करेंगे।